बाबू हम स्टोइंग चालू करेंगे, बहुत सारे हम एमसीक्यू बताएंगे जो प्रीवियस भी आए, जो हम भी अपना बनाएंगे। ठीक है, एक ये 2018 WCL का एक क्वेश्चन पेपर था, उसका एक क्वेश्चन था हैंड पिकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, स्टफिंग बाय हैंड एज ए स्टोइंग ऑपरेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन। मतलब ये पूरा बात को ब्रैकेट में लिख दिया हैंड पैकिंग, क्योंकि बाय हैंड मतलब हाथ से कर रहे हैं हम, इज डन मतलब हैंड पैकिंग कर रहे हैं हम व्हेन देयर आर, और बेड का इंक्लिनेशन दे दिया आपको कि कब हम हैंड पैकिंग करेंगे, जब सीम बेड का इंक्लिनेशन मतलब सीम का इंक्लिनेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो जब हम आगे देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अभी यहां बात करने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम देखते हैं, हम बेसिक एकदम चालू करें कि स्टोविंग क्या होता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ स्टोविंग है, और ये जो हैंड पैकिंग, हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग, न्यूमेटिक सैंड स्टोविंग, इस सबको देखेंगे, और सब के ऊपर एक क्वेश्चन कम से कम आपको आएगा, और वही जो चीज आएगा वही हम आप लोग को यहाँ पे क्लास में बताएंगे। आखिरी में एक ऑब्जेक्टिव का भी एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, और H/L रेशो को मत भूलिएगा, H/L रेशो को कभी मत भूलिएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक प्रोफाइल हम सब अभी बताएंगे, एक या दो वीडियो के बाद वो सब हम बताएंगे। H/L रेशो क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रोफाइल किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक बच्चे जैसा, स्टोविंग क्या होता है। ये स्टोविंग का और क्या क्या नाम है, स्टोविंग बोलते हैं इसको, GOAF गोप स्टोविंग बोलते हैं, इसी को गोप पैकिंग बोलते हैं। ये तीनों बात कहीं लिखा है तो तीनों बात का एक ही मतलब है, स्टोविंग बोलिए, गोप स्टोविंग बोलिए, गोप पैकिंग बोलिए, ये क्या है, एक ही बात है, अलग अलग चीज नहीं। होता क्या है इसमें, हमने अंडरग्राउंड कोल माइन से या अंडरग्राउंड मेटल माइन है, वहां से हमने मटेरियल को एक्सकावेट किया, मिनरल को एक्सकावेट किया। कोल माइन में हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल को एक्सकावेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोयला निकाल लिया। अब कोयला निकाला तो जो खाली जगह बना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइड, VOID वाइड। ठीक, या बोलते हैं उसको गोप। ये वाइड का मतलब खाली जगह, क्योंकि वहां से आपने कोयला निकाल लिया तो क्या बन गया, खाली जगह बन गया या गोप बन गया। उस वाइड को या गोप को हम इनकम्बस्टिबल मटेरियल से क्या करते हैं, भर देते हैं, पूरी तरीके से टाइटली पैक कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोविंग या गोप पैकिंग या गोप स्टोविंग। क्या बोला बेटा, when coal or other mineral are extracted, are excavated from the underground mine, then the white or gope is solidly packed with incombustible material. This process is known as stowing. ठीक है, क्लियर हुआ इतना। स्टोविंग करते किस मटेरियल से, अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब स्टोविंग मटेरियल क्या यूज करते हैं आप, क्या आएगा, स्टोविंग मटेरियल क्या चीज से हम बोले ना, इनकम्बस्टिबल मटेरियल से भर देते हैं। ठीक है, पैक कर देते हैं। तो स्टोविंग मटेरियल क्या होता है, हमारे देश में कॉमन स्टोविंग मटेरियल है सैंड, जिसको बालू बोलते हैं, रेती बोलते हैं। ठीक है, सैंड। ठीक है, फ्लाई एश जिसको बाइलर एश भी बोलते हैं। ठीक है, और क्रश्ड स्टोन, इस टाइप का चीज को हम बहुत सारे नाम है, लेकिन मटेरियल कैसा रहना चाहिए, नॉन कार्बोनियस रहना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम कार्बोनेशियस मैटर। ठीक है, इसमें सैंड है, फ्लाई एश है, क्रश्ड स्टोन है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वो जो खाली जगह हुआ बना आपका मिनरल निकालने से, उसके में ले जाके भर देते। तो भरते कैसे है, अपने आप नहीं जाके भर जाएगा। तो टाइप्स ऑफ स्टोविंग या मेथड ऑफ स्टोविंग क्या बोलेंगे, MTD लिख दिया। MTD मतलब मेथड, मेथड्स ऑफ स्टोविंग।
4 मेथड अवेलेबल है। अभी जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाए थे वो काय का था, हैंड पैकिंग का था। एक होता है हैंड पैकिंग, हम इस मेथड को आगे लेंगे डिटेल में, अभी हम मोटा से बता दे। हैंड पैकिंग मतलब हाथ से मतलब इंसानों के द्वारा मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं। आपका स्टोइंग मटेरियल तो यही रहेगा, सैंड रहेगा, क्रश्ड स्टोन रहेगा, क्रश्ड फॉर्म में रहेगा, या फ्लाई एश या बाइलर एश रहेगा। उसको क्या करेंगे हम, हॉलेज के थ्रू लेके गए, मतलब टब के थ्रू लेके गए स्टोइंग साइट पर, और बास्केट से, टोकनी से मुंडी पे लोग लोड करता है, सीधा लिजा के वहां पर डाल देता है। कहां पर, जो जगह खाली बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंड पैकिंग। लेकिन हम बताएंगे इसको कब इस्तेमाल करते, कब नहीं करते, ये ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक स्टोविंग। हाइड्रोलिक स्टोविंग, अब आप लोग एक वर्ड सुनेंगे, हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग। यदि सैंड का इस्तेमाल हो रहा है तब हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग, ठीक है। और नहीं तो कॉमन वर्ड क्या रहेगा, हाइड्रोलिक। हाइड्रो का मतलब क्या था, पानी, जल, वाटर। जो भी ये मेरा स्टोइंग मटेरियल है, सैंड हुआ, फ्लाई एश हुआ, बाइलर एश हुआ, क्रश्ड स्टोन हुआ, इसको हम क्या करेंगे, पानी के मदद से, पाइप से हम स्टोविंग साइट तक मटेरियल को लेके जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग। और इसी हाइड्रोलिक स्टोविंग बोलेंगे। यदि सैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए स्टोविंग मटेरियल, तब बोलेंगे इसको हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग, ठीक है। इसी में हम बोले थे कि H/L रेशो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक प्रोफाइल, वो हम बताएंगे इसको जब बताएंगे तो, ठीक है। पहले इसका बेसिक बता देंगे, उसके बाद बताएंगे। ये हो गया हाइड्रोलिक स्टोविंग। इसके बाद आता है मैकेनिकल स्टोविंग। मैकेनिकल स्टोविंग, ठीक है। मैकेनिकल लग गया मतलब मशीन से कर रहे, क्या हुआ, मशीन से कर। इसमें क्या करते हैं हम, हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड बेल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उस कन्वेयर बेल्ट के मदद से हम क्या करते हैं, सरफेस से लेकर के ब्लास्ट आपका स्टोविंग साइट तक मटेरियल को लेके जाते हैं। इसके थ्रू जो है उससे थ्रो कराते, फेंक देते हैं जिस जगह में हमको भरना है, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल स्टोविंग। एक होता है न्यूमेटिक स्टोविंग। उस दिन ड्रिल वाला वीडियो देखे थे बेटा, ड्रिल वाला वीडियो में हम कंप्रेसर बताए थे, न्यूमेटिक स्टोविंग। न्यूमेटिक का मतलब कुछ नहीं होता, हवा। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता, हवा। हवा के माध्यम से, कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर इंजन के थ्रू या मोटर के थ्रू कंप्रेसर को चलाते, तो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई करेगा। काहे के थ्रू, आपका एक बहुत बड़ा कंप्रेसर टैंक होता है, वहां से होसेस रहता है, उसके थ्रू क्या करेंगे हम, पाइप में हम भेजेंगे क्या, आपका ये स्टोविंग मटेरियल, और उसको लेके जाने के लिए हम किसके थ्रू पुश करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एयर, या न्यूमेटिक जिसको बोल रहे हैं, हवा के कंप्रेस्ड एयर से ये स्टोविंग मटेरियल को पाइप से हम ठेल करके लेकर के जाएंगे, कहां पर, एट द साइट ऑफ स्टोविंग, ठीक है। तो 4 तरीका हुआ ना, मतलब हमको ये जो स्टोविंग मटेरियल बताया, सैंड, फ्लाई एश, बाइलर एश, क्रश्ड स्टोन, इसको जो है साइट तक ले जाना है। तो हैंड पैकिंग में हम क्या हिस्सा ले जाते हैं, टब से लेके गए और टब से खाली कर करके बास्केट के थ्रू वहां पे थ्रो कर देते, कहां पर, जहां पर हमको स्टोइंग करना है। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग में, हाइड्रोलिक स्टोइंग में जो भी ये स्टोइंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पानी के साथ लेकर के जाते हैं, कहां तक, स्टोइंग साइट तक। मैकेनिकल स्टोइंग में बेल्ट के थ्रू लेके जाते हैं, और हाई कन्वेयर स्पीड बेल्ट होता है, वो जब वहां पे जाएगा और डिस्चार्ज पॉइंट पे क्या करेगा, मटेरियल को बहुत ताकत से थ्रो कर देगा। न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर के मदद से स्टोइंग मटेरियल को हम साइट तक ले जाते हैं, और ये वहां पर स्टोइंग साइट में थ्रो कर देगा,
हो गया। इतना ये बेसिक हुआ। अब हम देखते हैं डिटेल में हैंड पैकिंग। अभी जो हम क्वेश्चन लिखे थे स्टार्टिंग में एमसीक्यू, वो काय का था? हैंड पैकिंग का था। ठीक है, अब हम देखते हैं हैंड पैकिंग। बाबू, हैंड पैकिंग देखने के पहले एडवांटेजेस ऑफ स्टोविंग देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपको कोई एक अंदर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और एप्लीकेबिलिटी कंडीशन वाला वीडियो हम ग्रुप में बहुत बार चलाए हैं। अभी हम 4-5 को, जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो डिफरेंट जगह में उसको सब जगह से हटा के एक प्लेलिस्ट बना देंगे स्टोविंग का। ठीक है, तो हम बताए थे कि स्टोविंग पहले तो एडवांटेज के पहले भी एप्लीकेबिलिटी कंडीशन का किन परिस्थितियों में हम स्टोविंग करते हैं। जैसे हटमेंट एरिया, विलेजेस है, टाउन है, और उसके नीचे हमको अंडरग्राउंड माइनिंग करना है, तो वहां करेंगे। वाटर बियरिंग स्टार्टा है, वहां पर करेंगे। हम हल्का हल्का बता रहे हैं, वो वीडियो को देखिएगा। वाटर बियरिंग स्टार्टा मतलब ऐसा स्टार्टा है जिसमें पानी है, तो वो पानी जब हम अंडरग्राउंड चलाएंगे तो पानी टप टप टपकेगा, तो आपका पूरा मायने पानी भर जाएगा। उसको पंप आउट करना होगा ना। तो पंप आउट उतना नहीं कर सकते वाटर बेरिंग स्टार्टर में, जो कॉम्पिटी सीरीज में लोग काम करते हैं नागपुर चंद्रपुर के इर्द गिर्द, वो लोग जानता है। तो हम क्या करते हैं कि जो वाइड हुआ उसको फिल कर दिया तो काम खत्म हो गया। थिक सीम का माइनिंग करना है तब करते, कोई सीम में आग के नीचे काम करना है तब वहां करते। ऐसा बहुत सारा चीज हम बताए हैं। वहां पर नदी के नीचे काम करना है, आपको रेलवे के नीचे काम करना है, आपको रोड के नीचे काम करना है, तब आप जो है स्टोविंग को अपनाते हैं, उस समय करते हैं। वो वीडियो में जाके बहुत बड़ी एडवांटेज देखते हैं हम। एडवांटेज ऑफ स्टोविंग, क्या इसका एडवांटेजेस है? ठीक है, जो एप्लीकेबिलिटी कंडीशन बच्चा समझ गया तो एडवांटेज आराम से बोल सकता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम? इनकम्बस्टिबल मटेरियल, जो हमारे स्टोविंग मटेरियल है, जैसे सैंड है, बायलर रेस है, या क्रश्ड स्टोन है, इसको हम आपके गोप में या वाइड में भर देते हैं। सॉलिडली भर देने से गोप के ऊपर का जो स्टार्टा होगा वो क्या हो गया, उसको सपोर्ट मिल गया। जैसे प्री स्टेट हो गया, प्री माइनिंग स्टेट हो गया। वो जिसे माइनिंग करने के पहले जैसा था वैसे हो गया। तो वैसा कर देने से क्या होगा कि आपका जो सरफेस है, माइन का जो सरफेस है जिसके नीचे आपने काम किया, वो सरफेस पर स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। क्या नहीं डेवलप होगा? स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन बोल रहे बेटा। स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेन डेवलप नहीं होने से वो सरफेस पर सब्सिडेंस पैदा नहीं होगा। क्या पैदा नहीं होगा? लेस चांसेस ऑफ सब्सिडेंस। क्या हो जाएगा? लेस चांसेस ऑफ, मैं सब्सिडेंस भी पढ़ाया हूं बेटा, जिन लोगों को देखना है देख लीजिएगा। लेस चांसेस ऑफ सब्सिडेंस। सब्सिडेंस क्या होता है बेटा? एकदम सिंपल भाषा में, हमने कोयला निकाला अंडरग्राउंड से, कोयला निकाला तो खाली जगह हो गया। वो खाली जगह को तो अब कोई सपोर्ट नहीं, तो उसके चलते क्या होगा, गोप के ऊपर का स्ट्राटा में मूवमेंट होगा। तो उस मूवमेंट के चलते आपके सरफेस पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के चलते वहां पर सरफेस पे या तो क्रैक्स पैदा हो जाएंगे, या पाटहोल हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, या सिंक होल हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा मटेरियल भी कभी कभी क्या होता है, जो आपने एक्सकावेट किया उस जगह में पूरा का पूरा जमीन धंस जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सब्सिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडेंस। तो बेटा हमने स्टोविंग कर दिया तो लेस चांसेस ऑफ क्या हो जाएगा? सब्सिडेंस हो जाएगा। अब यह बताइए बेटा, जिस जगह से आपने कोयला निकाला और उसको रेती से भर दिया, बालू से भर दिया, सैंड से भर दिया, तो क्या वहां पानी जमा होगा? नहीं जमा होगा। तो नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। क्या लिख सकते हैं आप? नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। और सिर्फ वाटर नहीं, गैस भी नहीं होगा। हम एक साथ 2 पॉइंट को लिख दिए।
गैस जमा नहीं होगा वहां पर। अब तो भर दिया, अरे कोई खाली जगह रह जब ना गैस जमा होगा, हमने क्या कर दिया, भर दिया उसको पूरा, तो गैस भी जमा नहीं होगा, पानी जमा नहीं होगा, तो इनंडेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया, गैस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। उसके बाद ये 2 पॉइंट को हम एक साथ कर दिए। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या किया है, उसको सॉलिडली पैक कर दिया, सॉलिडली पैक कर दिया। तो सॉलिडली पैक कर दिया तो हवा उसके अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो लीकेज ऑफ एयर रुकेगा। तो आपका जो अवेलेबल एयर है उसको बाकी यूज में कीजिएगा, लीकेज ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, लीकेज ऑफ मतलब लेस लीकेज, नो लीकेज, नो लीकेज ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, हवा भी वहां नहीं जाएगा। तो आपको जो वेंटिलेशन प्रोड्यूस करना है तो आपको कम खर्चा में हो जाएगा, और बेकार वहां आप भेज रहे हैं, यदि वहां हवा जाएगा, थोड़ा मोड़ा कोयला रहेगा तो स्पॉटिसिटी होने की संभावना रहेगा। तो नो लीकेज ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, ठीक है, ये हुआ। अब जो और मेन चीज आता है, जैसे हम डीआरसी अंडरग्राउंड में काम करते थे चंद्रपुर एरिया WCL में, वहां पर थिक सिम था 17.5 मीटर का। तो उस 17.5 मीटर को ओपन कास्ट में तो हम 140 मीटर झिंगुर्दा में निकालते हैं। हिंदुस्तान का सबसे मोटा सिम कौन सा है, झिंगुर्दा, 140 मीटर, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, अंडरग्राउंड में बड़ा बात है ना कि अब 8 मीटर 10 मीटर निकाल लीजिए, वहां 17.5 मीटर सिम था। तो उसको कैसे करते थे हम, डिप्लेइंग जो करते थे विथ कंजक्शन ऑफ स्टोविंग, हम स्टोविंग की मदद से करते थे, मल्टी सेक्शन बनाते थे और हम थिक सिम से कोयला को निकालते थे। तो थिक सिम के एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको स्टोविंग की जरूरत है, और नहीं तो क्या होगा, मैं 3 मीटर कोयला निकाल के चुपचाप बैठ जाऊंगा, और जब पूरा 3 मीटर वाला कोयला खत्म हो गया मेरा निकालना, तो उसके बाद वो कोयला ऐसे कैसे रहेगा, तो लॉस ऑफ कोल होगा। मतलब परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा दे रहे हैं। यदि स्टोइंग से आप काम कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है इन थिक सिम, इन थिक सिम। यदि थिक सिम में आप काम कर रहे हैं, थिक सिम किसको बोलते हैं बेटा, हम ग्रेडियंट के आधार पर, मतलब इंक्लिनेशन के आधार पर और थिकनेस के आधार पर क्या भेजे आप लोग को, आप लोग को भेजे हैं सिम का क्लासिफिकेशन, थिन सिम कब बोलेंगे, थिक सिम कब बोलेंगे। अब डीजे देशमुख का बुक पढ़िए बेटा, डीजे देशमुख के बुक में ये थिक सिम का डेफिनेशन लिखा है कि मोर देन 4.5 मीटर, ठीक है। लेकिन और एक इंडियन राइटर है जो करंट के राइटर है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वो उसके जो डाटा है उसमें लिखा है मोर देन 4.8 मीटर। कितना लिखा है, मोर देन 4.8 मीटर। तो किसको मानेंगे बेटा, कंफ्यूजन ना हो गया। डीजे देशमुख साहब के बुक में पढ़ी तो मोर देन 4 मीटर वाला जो सिम है उसको थिक सिम बोलता है, ठीक है। और एक और इंडियन राइटर, नाम नहीं याद आ रहा, उनके बुक में लिखा है मोर देन 4.8 मीटर। और ये डाटा जो आज के डेट में सुटेबल है, ठीक है। तो वैसे है तो एक एक बात 4.5 मीटर 4.8 बहुत पास पास होता है, लेकिन यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दोनों कभी नहीं रहेगा, एक बात ख्याल रखिए, दोनों कभी नहीं रहेगा। यदि 4.5 आए तो 4.5 मीटर, मोर देन 4.5 मीटर आया तो थिक सिम का ऑब्जेक्टिव में टिक कर देना, मोर देन 4.8 मीटर आया तो उसको कर, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, एक बात ख्याल रखिएगा। लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास वालों के लिए ये बताया था, और दोनों बुक का पेज खोल के बताया था कि देखो बेटा यहां लिखा है, फिर हमको फिर से क्वेश्चन मत करना। लेकिन आज के डेट में हम मोर देन 4.8 मीटर थिक सिम को मानते हैं, मोर देन 4.8 मीटर को। लेकिन यार 4.5 और 4.8 में क्या रखा है जी, 4.5 पौने 5 ही तय ना हुआ, ये 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 60 70 80 30 सेंटीमीटर डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट क्लास वालों के लिए हम 4.8 मीटर बताते हैं। आप लोग का जूनियर लेवल है, उसमें मुझे लगता है 2 में से यही वाला ऑप्शन देगा जनरली, मोर देन 4.5 मीटर वाला। इंक्लिनेशन का भी देख लीजिएगा, इंक्लिनेशन में कहीं कोई विवाद नहीं है, डेप्थ में विवाद है, डेप्थ वाला भी हम कभी बताएंगे, डेप्थ वाला इसलिए हम बताए नहीं थे। ये हुआ।
तो थिक सीम का हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिक सीम का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्टोइंग से कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन बिलो, किसके किसके नीचे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइंग, एक्सट्रैक्शन, EXT लिखा मतलब एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बिलो। अब हम यहां बोल रहे किसके किसके नीचे आप काम कर सकते हैं। यदि आप स्टोइंग लगा रहे तो केविंग में आप नहीं कर सकते। आपका रेगुलेशन क्या बोलता है, नो वर्किंग शैल बी मेड बीनीथ या अंडरनीथ या बिलो, एक ही बात है, बिलो द वाटर बॉडीज, ऐसा बताए थे जी 149, हमारे टाइम पे 126 हुआ करता था। एंड और बोलता है एंड विद इन 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक्स ऑफ द वाटर बॉडीज, कोई नदी नाला झील तालाब के नीचे तो आपको काम करना ही नहीं बोलता है, और उसके नदी नाला झील वाटर बॉडीज मतलब नहीं बोलते हैं, ये जो वाटर बॉडीज है उसके दोनों किनारों से 15 मीटर दूर तक भी आपको अंडरग्राउंड में काम करना ही नहीं बोलता। ऐसा नहीं बोला था, तो काम ही नहीं करना बोलता, काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या बोलता हूं, परमिशन लीजिए तब कर लीजिएगा बोलते। ठीक है, ऐसा बताया लेकिन 149 में, 149 को हम समझाए, देख लीजिएगा, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज करके हम वीडियो भेजे हैं, उसमें बताए होंगे। फिर आपको एक और रेगुलेशन बताए थे हम, क्या कहते थे, वर्किंग बिलो रिवर, वर्किंग बिलो रेलवे रोड एटसेट्रा करके, तो वहां पे भी लिखा है नो वर्किंग शैल बी मेड बिलो रिवर रोड रेलवे एटसेट्रा विद इन 45 मीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा बताया कि उसको बोलता है कि वर्किंग कर सकते लेकिन आपको परमिशन लेना होगा, ये नहीं बोलता है। तो आपको वही ना चीज परमिशन में बताएगा वो कि बाबू केविंग नहीं करना है आपको, यदि ये सब स्ट्रक्चर के नीचे आपको वर्किंग करना है तो आपको क्या करना होगा, विथ स्टोविंग डिप्लरिंग करना होगा, और कुछ बैरियर छोड़ना होगा, और कुछ कोल का सॉलिड बेल मतलब सॉलिड बैरियर छोड़ देना होगा, मतलब कोयला में कुछ उतरा, कोयला में आपको कोई काम नहीं करना, वो बैरियर हो जाता। ठीक है, एक्सट्रैक्शन बिलो वाटर बेयरिंग स्ट्राटा वाटर बॉडीज, एक्सट्रैक्शन बिलो वाटर बॉडीज मतलब नदी झील तालाब वाटर बॉडीज। ठीक है, और क्या बोला, रेलवे रोड एक्सेट्रा, इनके नीचे भी काम करना है तब स्टोइंग से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इनके नीचे हम काम नहीं कर सकते, ये ना होती है। फायदा हुआ कि नहीं कि स्टोइंग कर रहे हैं तो इनके नीचे आप काम कर सकते। यदि आपका वाटर बेयरिंग स्ट्राटा है, वर्किंग इन वाटर बेयरिंग स्ट्राटा, पानी वाला जो सीम है वहां पर भी हम जो है काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइंग। ठीक है, बिलो फायर बिलो फायरी सीम, बिलो फायरी सीम, फायरी सीम है उसके नीचे भी आप काम कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा, केविंग में क्या होगा, यदि ऊपर में मेरे माथा के ऊपर जो पार्टिंग है, पार्टिंग के ऊपर जो सीम है उसमें आग लगा हुआ है और मुझे बटन सीम में काम करना है, तो आग यहां पे भी आ सकता है, तो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोलता है, यदि आपने स्टोइंग करते हुए चलना है तो आएगा आग कब, जब मेरे माथा के ऊपर जो पार्टिंग है वो पार्टिंग में क्रैक्स होगा, दरार होगा, टूट जाएगा, फाल हो जाएगा, तब ना आएगा कि अपने आप आएगा, नहीं आएगा, ऐसे तो अपने आप नहीं आएगा। तो यदि मेरे माथा के ऊपर जो पार्टिंग है, स्टार्टा है, उसी पत्थर है, वो पत्थर को यदि मैं सपोर्ट दे दूं तो नहीं टूटेगा, तो सपोर्ट कैसे देंगे हम, स्टोइंग से। यदि हम दे दिए स्टोइंग से सपोर्ट, तो हम मेरे माथा के ऊपर जो पार्टिंग है, पार्टिंग के ऊपर एक सीम है जिसमें आग लगा है, उस सीम के नीचे भी मैं काम कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्टोइंग। तो ये भी फायदा हुआ कि नहीं, कि आग है ऊपरी सीम में तो भी हम नीचे के सीम में काम कर रहे हैं। बिलो फायरी सीम हो गया, इन वाटर बेयरिंग स्ट्राटा हो गया। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एडवांटेजेस है स्टोइंग की। अगले वीडियो में हैंड पैकिंग को देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग को देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे तो आप लोग को देखने में थोड़ा दिक्कत होगा।